जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम इस पाठ के माध्यम से हिंदी साहित्य के महान कवि और लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी के एक बहुत ही सुंदर यात्रा वृत्तांत के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। इस पाठ का नाम है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। यह कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक मल्हार का पाठ नंबर 12 है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां भारत से हजारों मील दूर, यानी कि जो भारत से हजारों मील दूर होने के बावजूद भी आपको अपने घर जैसा महसूस कराती है। अगर आपको कभी यहाँ पर जाने का मौका मिले अपने पेरेंट्स के साथ या बड़े होकर आप वहां पर जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप एक छोटे से हिंदुस्तान में हो। क्या पता है आपको वह जगह कौन सी? वह जगह है मॉरिशस। दिनकर जी ने इस पाठ में अपनी मॉरिशस यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों और वहां की भारतीय संस्कृति के जीवंत रूप को बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत किया है और अपने अनुभव को हमारे साथ साझा किया है। आइए इस पाठ के बारे में हम पढ़ते हैं, समझते हैं। यह पाठ आपको मॉरिशस के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देगा और मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया है, जिससे आपको इस पाठ को पूरा न पढ़ना पड़े और सभी ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को समाहित करते हुए अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश की है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आपका हमें प्यार मिलता रहे और हम ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो आपके लिए बनाते रहे। आइए शुरुआत करते हैं। बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मॉरिशस है कहाँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक मैप प्रस्तुत किया है आपके सामने। ठीक है बेटा, आप देखो ये मैप है और इस मैप में आप ये जो जगह देख रहे हो ना, ये वाली, ये मॉरिशस है। ये हिंद महासागर, इंडियन ओशियन में है। ठीक है, भारत से हजारों मील दूर। ठीक है, ये हमारा भारत है, प्यारा भारत जो आप देख रहे हो। ठीक है, और यहाँ से हजारों मील दूर यहाँ पर मॉरिशस जो हिंद महासागर में है। ठीक है बेटा, चलो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। ठीक है बेटा, नैरोबी की यादें और शेरों से मुलाकात। लेखक इसमें अपनी यात्रा में नैरोबी, वो जहाँ पर उन्हें नैरोबी जाना पड़ा अफ्रीका में और वहां पर नेशनल पार्क देखने का मौका मिला, उनके बारे में बताया गया है। दिनकर यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी की यात्रा 15 जुलाई को दिल्ली से शुरू हुई। मॉरिशस पहुंचने से पहले उन्हें यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी को केन्या की राजधानी नैरोबी में 2 दिन रुकने का अवसर मिला। वो वहां पर 2 दिन ठहरे नैरोबी में। उसके बाद वो मॉरिशस गए। वहां उन्होंने सोचा कि क्यों ना मॉरिशस के भारतीयों से मिलने से पहले अफ्रीका के प्रसिद्ध शेरों से मिला जाए, यानी कि घूमा जाए, वहां पर नेशनल पार्क में घूमा जाए, जिससे वो वहां के बारे में जान सके। तो वह लेखक दिनकर जी नैरोबी के प्रसिद्ध नेशनल पार्क घूमने गए। दिनकर जी ने बताया है कि नेशनल पार्क कोई चिड़ियाघर नहीं है, वह चिड़ियाघर नहीं है बल्कि एक खुला हुआ जंगल होता है जहाँ जानवर अपनी मर्जी से घूमते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है कि चिड़ियाघर में जानवरों को पिंजरे में या बाड़े में रखा जाता है, लेकिन जो नेशनल पार्क होते हैं वो बहुत बड़े जंगल होते हैं, वहां पर जंगली जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और उसका नाम नेशनल पार्क रख दिया जाता है। ठीक है, वहां उन्होंने देखा कि शेर अपनी मस्ती में सो रहे हैं, यानी कि वो वहां पर नेशनल पार्क में घूमने निकल गए तो उनकी इच्छा हुई कि चलो शेर को ही देखा जाए। यानी कि जब लोग जाते हैं तो उनकी इच्छा ये होती है कि चिड़ियाघर में जाए या नेशनल पार्क में जाए तो शेर को देखने का मौका मिले, और तो उन्हें मौका मिला और उन्होंने देखा कि शेर अपनी मस्ती में सो रही है। ताज्जुब की बात यह थी कि उन शेरों को देखने के लिए पर्यटकों, यानी जो देखने आए थे जो लोग,
उनकी गाड़ियां उन शेरों के चारों ओर खड़ी थी, लेकिन शेरों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। शेरों को कोई इससे मतलब नहीं था, लोग उन्हें देख रहे हैं। लेखक यानी कि दिनकर जी ने बताया और यह महसूस किया कि शेरों की नजर में इंसान किसी घास फूस या पेड़ पौधों से भी कम अहमियत रखते हैं, क्योंकि शेरों की नजरों में इंसान की कोई अहमियत नहीं। शायद ये तो घास फूस या पेड़ पौधे खड़े हैं, उनसे क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है बेटे, आगे बताते हैं लेखक। वहां उन्होंने प्रकृति का एक और अद्भुत दृश्य देखा। दो जवान सिंह यानी शेर ने हिरणों के झुंड पर शिकार करने की योजना बनाई। जो दो जवान सिंह थे यानी शेर थे, उन्होंने वहीं पर 1 किलोमीटर के दूर के आसपास तो हिरणों का झुंड था, तो उन्हें उनमें से शिकार करने की योजना बनाई शेर। हिरण भी चालाक थे, वे जानते थे कि शेर झुंड में से पिछड़ने वाले का ही शिकार करते हैं। जैसे वो उनकी तरफ जाएंगे तो हिरण, वो जो झुंड होगा हिरणों का, उनमें से भागने लगेगा कुछ, और जो अलग भागता दिखाई देता है या पीछे रह जाता है झुंड से, तो शेर उसका शिकार करते हैं, उसे मारकर खा जाते हैं। इसलिए वे एक गोले में ठिठक कर खड़े हो गए, वहीं पर इकट्ठा रहे। जो हिरण थे वो एक जगह ठिठक कर खड़े हो गए। इस रोमांचक दृश्य को देखकर लेखक यानी कि दिनकर जी का रक्तचाप, जो आप ब्लड प्रेशर जिसे बोलते हो अंग्रेजी में, बढ़ गया और वे वापस वहां से लौट आए। ठीक है, तो वो कहां से, नेशनल पार्क से वो घूम घाम के फिर वापस लौट आए इस दृश्य को देखकर। आगे बताते हैं लेखक। मॉरिशस यानी कि हिंद महासागर का मोती, मॉरिशस के बारे में बताते हैं कि फिर वो नैरोबी से वो शाम के टाइम मॉरिशस के लिए निकल गए। नैरोबी से 5 घंटे की उड़ान के बाद लेखक रात के 10 बजे मॉरिशस पहुंचे। 5 घंटे की उड़ान यानी कि एरोप्लेन विमान से गए, वो जहाज से गए, तो वो 5 घंटे में मॉरिशस पहुंच गए नैरोबी से। बारिश और अंधेरा होने के बावजूद हवाई अड्डे पर उनके स्वागत के लिए बहुत से लोग खड़े थे। किनके लिए? लेखक के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। उन्हें देखकर लेखक को पहली बार लगा कि वे किसी विदेशी धरती पर नहीं है। जब वो वहां पर पहुंचे तो लेखक को नहीं लगा कि वो किसी दूसरे देश में आए हैं या विदेशी धरती पर हो, बल्कि एक ऐसा लगा कि छोटे से हिंदुस्तान में आ गए हो। ठीक है, वहां उन्हें हिंदुस्तान जैसा ही लगा, भारत जैसा ही लगा, जैसे भारत में लोग आदर सत्कार करते हैं मेहमानों का। ठीक है, तो उसी तरह से उनका वहां पर स्वागत हुआ, तो उन्हें अपना सा महसूस हुआ वहां पर, यानी अपने देश जैसा महसूस हुआ। मॉरिशस की भौगोलिक स्थिति, मॉरिशस क्या है, कहाँ है, किस स्थिति में है। ठीक है, तो मॉरिशस है वो हिंद महासागर में बसा हुआ एक छोटा सा बेहद खूबसूरत द्वीप है। ठीक है, इसे हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। मॉरिशस को क्या कहा जाता है? हिंद महासागर का मोती। अधिकतर लोग भारत से मॉरिशस जाते हैं घूमने के लिए। और भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा कहा जाता है, और भारत समुद्र यानी हिंद महासागर का सबसे खूबसूरत सितारा मॉरिशस को कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 29 मील और चौड़ाई 30 मील है। लेखक ने बताया कि वो एक जो छोटा सा द्वीप है, तो लंबाई उसकी 29 मील और चौड़ाई 30 मील है। तो यहाँ का कोई भी हिस्सा बीच में से समुद्र से 15 मील से अधिक दूर नहीं है, कि 15 मील के अंदर, मतलब 15 मील जो दूरी है वो उसके आसपास समुद्र है चारों तरफ, और तो 15 मील के आसपास चारों तरफ किसके, मॉरिशस के समुद्र है। तो वो छोटा सा द्वीप है, पानी से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। मॉरिशस में भारतीयता की झलक, लेखक को मॉरिशस में क्या नजर आया कि भारत जैसा ही महसूस हुआ, भारत की झलक दिखाई दी। लेखक बताते हैं कि मॉरिशस में भारतीय संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी हैं। यहाँ की जनसंख्या का लगभग 67 यानी कि 67% हिस्सा भारतीय मूल का है। वहां पर अधिकतर भारतीयों की संख्या है, भारतीय लोग ही जाकर वहां पर बसे हैं, यानी भारतीय मूल के लोग वहां पर 67% है। और 53% लोग हिंदू कम्युनिटी से है, हिंदू धर्म से है। ठीक है, जो हिंदू धर्म को मानते हैं उनकी जनसंख्या
53% है वहाँ पर। यहाँ की गलियों और मोहल्ले के नाम सुनकर आपको लगेगा ही नहीं कि आप विदेश में हैं। उनकी जो वहाँ के जो मॉरिशस में जो गलियां मोहल्ले हैं उनके नाम भी भारतीय जैसे ही है। ठीक है। यहाँ की राजधानी पोर्ट लुइस में कोलकाता, मद्रास, हैदराबाद और मुंबई जैसी ही गलियां हैं। जैसे आप देखते हो कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, मुंबई में आपको जाने का मौका मिला हो, जो बच्चे कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, मुंबई के हैं, तो वैसे ही जहाँ यहाँ पर जैसे गलियां होती है, सड़कें होती है, तो वैसे ही सड़कें गलियां वहाँ मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में है। यहाँ तक कि एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है, और वहाँ पर मॉरिशस में एक मोहल्ले का पूरा नाम ही काशी रखते हैं। जैसे हम काशी विश्वनाथ के नाम जाते हैं, काशी घूमने जाते हैं, वाराणसी घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर एक मोहल्ले का नाम ही काशी रख रखा है वहाँ पर मॉरिशस में। मॉरिशस में बनारस, गोकुल और ब्रह्मस्थान जैसे नाम वाले स्थान भी मौजूद है, जो भारतीयता का एहसास कराते हैं, भारतीय संस्कृति से जुड़े प्रतीत होते हैं। आगे देखो बेटे, भाषा और संस्कृति का संगम। मॉरिशस के अधिकांश हिंदू बिहार और उत्तर प्रदेश से गए थे। जो मॉरिशस में अधिकांश हिंदू कहाँ से गए थे? बिहार से, उत्तर प्रदेश से। इसलिए वहाँ हिंदी और भोजपुरी का व्यापक प्रचार है। वहाँ पर अधिकतर लोग हिंदी और भोजपुरी बोलते हैं। ठीक, क्योंकि भारत से ही गए हैं। भारत के जो राज्य हैं बिहार और उत्तर प्रदेश, वहां से ही गए हैं, वहां पर जाकर लोग बस गए, तो वो अपनी मातृभाषा है हिंदी और भोजपुरी ही बोलेंगे। वहाँ की जनता क्रेओल भाषा बोलती है, जिसका फ्रेंच से वही संबंध है जो भोजपुरी का हिंदी से है। ठीक है। जो वहां पर अधिकतर लोग क्या कौन सी भाषा बोलते हैं? क्रेओल। ठीक। कमाल की बात तो यह है कि वहां रहने वाले चीनी लोग भी बहुत अच्छे भोजपुरी बोल लेते हैं। तो वहां पर जो चीनी लोग रहते हैं, चीन से आए हुए लोग, चीनी लोग कहा जाता है, तो वो भी वहां पर जो वहां पर रहते हैं ना, वो भी भोजपुरी को बहुत अच्छे तरह से बोल लेते हैं और समझ लेते हैं। वहां की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। उन्हीं की मेहनत के कारण मॉरिशस में गन्ने की खेती हुई, तो वहां पर जाकर लोगों ने गन्ने की खेती शुरू की, गन्ने की खेती की, और चीनी का उद्योग सफल हुआ। चीनी का बहुत बड़ा उद्योग बन गया वहां पर। लेखक गर्व से कहते हैं, लेखक बताते हैं बड़े गर्व के साथ, यानी प्राउड के साथ, कि भारतीय पूर्वजों पर बहुत अच्छे अत्याचार हुए, उन्हें धर्म बदलने के लिए प्रलोभन दिए गए लेकिन वे अपने धर्म और संस्कृति पर डटे रहे। उन्होंने सारी सी यातनाएं सह ली, लेकिन अपने धर्म और संस्कृति से कभी नहीं मोड़ा, और न ही दूसरे धर्म को उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने उस द्वीप को अपनी मेहनत से छोटा हिंदुस्तान बनाया, और वहां पर रहकर उन्होंने बड़ी मेहनत की, और वहां पर एक मॉरिशस को एक छोटा सा हिंदुस्तान बना दिया। धार्मिक आस्था और पवित्र परी तालाब। ठीक है। लेखक बताते हैं फिर आगे, मॉरिशस के हर गांव में सुंदर और स्वच्छ शिवालय यानी कि मंदिर है, जो बहुत ही स्वच्छ है, और वहां पर साफ सफाई का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। लोग साफ सफाई के साथ अपने मंदिरों की देखभाल करते हैं, और लोग वहां पर कूड़ा करकट नहीं फैलाते अपने मंदिरों में। जहाँ तुलसी का रामचरितमानस यानी कि तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस का पाठ बड़े प्रेम के साथ किया जाता है मंदिरों में, शिवालय में। लेखक भारत के लोगों को भी सुझाव देते हैं। लेखक बताते हैं भारत में जो लोग हैं कि हमें भी अपने मंदिरों को उतनी स्वच्छ रखना चाहिए जितने स्वच्छ मॉरिशस के मंदिर है। कि उन्हें उन्हें अपने भारतीयों से वो अपील करते हैं कि हमें भी अपने आसपास पड़ोस और अपने विशेषकर अपने मंदिरों में भी साफ रखना चाहिए, मंदिरों को स्वच्छ रखना चाहिए, कूड़ा करकट नहीं फैलाना चाहिए। फिर लेखक आगे बताते हैं, वहाँ का सबसे बड़ा जो त्योहार है वो शिवरात्रि होता है। मॉरिशस के बीचों बीच एक प्राकृतिक झील है, जिसे परी तालाब के नाम से जाना जाता है। अब उसे गंगा तालाब के नाम से जानते हैं। ठीक है। शिवरात्रि के अवसर पर हजारों हिंदू सफेद कपड़े पहनकर कंधे पर कावड़ लेकर इस तालाब, कौन से तालाब? परी तालाब, ठीक है, पर जल भरने आते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर जो कावड़ लेने के लिए जाते हैं हरिद्वार, वहां से गंगा जल उठाकर सब लोग अपने अपने घर पर आते हैं, उसी तरह से वहां पर भी लोग जाते हैं, कावड़ लाते हैं। यह दृश्य बहुत ही
भक्तिमय और अनुशासित अनुशासित होता है, और बड़ा ही माहौल वो समय भक्तिमय हो जाता है जब इसलिए पर्व आता है या त्योहार आता है। यहाँ तक कि बच्चे भी उस दिन गर्व के साथ, मतलब गर्व से गांधी टोपी पहनते हैं। बच्चे भी गांधी टोपी पहनकर घूमते हैं। इस पाठ से हमें क्या महत्वपूर्ण सीख मिलती है, अब इसको एक बार कंक्लूजन देखते हैं। ठीक है बेटे, तो इसमें लेखक बताते हैं, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है, यह पाठ हमें सिखाता है कि संस्कृति की शक्ति, हमें जो संस्कृति हमारा कल्चर है उसकी पावर क्या होती है, शक्ति क्या होती है, उस पाठ में उसकी झलक मिलती है कि हमारी संस्कृति कितनी प्राणवती है, कि हजारों मील दूर और विपरीत परिस्थितियों में भी यह जीवित है। और वहाँ के लोगों के साथ जहाँ मत भारतीय लोग जाते हैं वहां पर अपनी संस्कृति को जीवित रखते हैं, लेके जाते हैं, प्राणवायु का काम करती है भारतीय संस्कृति। ठीक है, परिश्रम का फल, भारतीय गिरमिटिया मजदूरों ने जो वहां पर गए थे मजदूर शुरुआत में, वहां के मजदूरों ने अपनी मेहनत से एक बंजर द्वीप को स्वर्ग जैसा बना दिया है। यानी कि जो मॉरिशस है, वहां के मजदूरों ने, वहां के लोगों ने मेहनत की कि उस बंजर द्वीप को स्वर्ग जैसा बना दिया। दूसरा, स्वच्छता और अनुशासन, मॉरिशस के मंदिरों की स्वच्छता और त्योहारों का अनुशासन हमारे लिए प्रेरणा है। वहां पर लोग अपने मंदिरों को, अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं, तो हमें वहां से सीखना चाहिए, लेखक बताते हैं। निष्कर्ष, मॉरिशस केवल एक देश नहीं बल्कि विदेशों में भारतीय गौरव का एक प्रतीक है, क्योंकि वहां पर भारतीय संस्कृति मौजूद है, भारतीय लोग हैं, अपनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, लोगों को सीखने का मौका मिलता है। दिनकर जी ने कहा है कि यह सचमुच हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान है, मॉरिशस के विषय। उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा, और हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे। अगली वीडियो में हम जल्द मिलते हैं। जय हिंद बच्चों।